जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच 12th क्लास का हिंदी का गद्य खंड का पहला पाठ बातचीत में पढ़ाने जा रहा हूं। बातचीत पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सब्जेक्टिव एंड एग्जाम में आने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा। आप सभी जो है पूरी क्लास को ध्यान से देखेंगे और मैं क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोग के लिए एक लाइन है, सुनेंगे ध्यान से। जीतने का जिद है, जीतने का जिद है, जीत कर रहेंगे। जीतने का जिद है, जीत कर रहेंगे। सफलता कितना भी कठिन हो उसे छीन कर रहेंगे, उसे छीन कर रहेंगे। तो हम सभी जो है इस क्लास को आज बहुत ही विस्तार से ऐसा पढ़ना है कि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं छूट पाए। आज ये क्लास सिर्फ आपके लिए। सुनते हैं सब लोग। पहला जो पाठ है जिसका नाम है बातचीत। 12th की हिंदी किताब के पहला पाठ का नाम है बातचीत। बातचीत जो पाठ है, इस पाठ के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ब से बातचीत, ब से बालकृष्ण भट्ट। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि बातचीत पाठ के जो लेखक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो मैं उनका पहले पूरा जीवन परिचय बताऊंगा, फिर मैं उनसे उस पाठ से जुड़ी जितने भी क्वेश्चन है फिर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो पढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहां हुआ था। बालकृष्ण भट्ट कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत पाठ के लेखक हैं, उस पाठ के रचयिता हैं। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है, तो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ है। 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ है। कहां पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है। प्रयागराज की जगह पे इलाहाबाद भी रह सकता है। ऐसे इसका प्राचीन नाम प्रयागराज था, फिर उसे बीच में इलाहाबाद कर दिया गया था, फिर वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट के माता कौन थी। तो बालकृष्ण भट्ट की माता पार्वती देवी थी। बालकृष्ण भट्ट की माता जी कौन थी? पार्वती देवी। और पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए भट्ट टाइटल है तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ऐसे भी दोनों पिता और पुत्र का नाम ब से ही है। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन कब और कहां से शुरू किए। यानी ये जब संस्कृत का पढ़ाई शुरू किए थे तो कब से शुरू किए और कहां से शुरू किए। तो बालकृष्ण भट्ट अपनी संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से शुरू किए थे। ये सोचने की बात है कि इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था, तो अपनी प्रारंभिक संस्कृत की पढ़ाई तो प्रयागराज से ही करेंगे वो, तो प्रयाग से ही किए थे। कौन से स्कूल से? प्रयाग के मिशन स्कूल से किए थे। कब शुरू किए? 1867 ईस्वी में किए। जन्म कब हुआ? 1844 में। और अपनी संस्कृत का अध्ययन कब शुरू किए? 1867 में। तो फिर से एक मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बालकृष्ण भट्ट कहां के हैं? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के हैं। इनका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 ईस्वी में। इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ये अपनी संस्कृत का अध्ययन जो है 1867 ईस्वी में कहां से शुरू किए थे? ये प्रयाग के मिशन स्कूल से शुरू किए थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आपके एग्जाम में फिर पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी कि पिताजी क्या करते थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से व्यापारी थे। पेशे से क्या थे बुआ? व्यापारी थे। आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट हिंदी
हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब शुरू किए। यानी ये जब पढ़ लिख लिए तो इन्होंने क्या किया, हिंदी भाषा में मासिक पत्र निकालना शुरू किए। तो कब शुरू किए, 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में बाल कृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किसने निकालना शुरू किया, तो बाल कृष्ण भट्ट ने निकालना शुरू किया। ये इसी क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछेगा कि बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब से निकालना शुरू किया, तो 1877 ईस्वी में। और वो संस्कृत की पढ़ाई कब शुरू किए थे, 1867 ईस्वी में। और कहां से, तो प्रयाग मिशन स्कूल से। उनकी माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। जन्म कब हुआ, 1844 में। इस तरह से आप हमेशा क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ठीक है नहीं। और कब तक चलाएंगे, 33 वर्षों तक। 33 वर्षों तक जो है बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र को ये चलाते रहे। मासिक पत्र का मतलब है ये एक महीने में हिंदी भाषा में एक मासिक पत्र निकालना शुरू किया, जो 1877 ईस्वी में शुरू किए थे, जो 33 वर्षों तक चलाते रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के थे। किस युग के थे, भारतेंदु युग के थे, ठीक ना। ऐसे भी प फ ब, देखिए प फ का प फ ब और भ दोनों एक ही वर्ग का है, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि थे। यहाँ युग पूछा है, यहाँ काल पूछा है, तो ये आधुनिक काल के थे, क्योंकि इनका जन्म 1844 में हुआ है, तो उस समय आधुनिक काल शुरू था, मॉडर्न टाइम शुरू थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के कवि हैं। किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के। दोनों को क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग है, काल पूछे आधुनिक काल, युग पूछे तो भारतेंदु युग, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र कब निकालना शुरू किया, तो 1877 ईस्वी में निकालना शुरू किया। कितने वर्षों तक निकाला, ये 33 वर्षों तक ये मासिक पत्र को निकालते रह गए। उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट जो है किस युग के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं। ये किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। समझे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, आखिर ये कहानीकार है कि कविकार है कि नाटककार है, क्या है, तो बाल कृष्ण भट्ट जो है निबंधकार है। क्या है बुआ, बाल कृष्ण भट्ट क्या है, निबंधकार है। निबंधकार, निबंधकार क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने 1000 से प्लस निबंध लिखे हैं। 1000 से प्लस निबंध लिखे हैं, इसलिए बाल कृष्ण भट्ट को निबंधकार कहा जाता है। निबंधकार का मतलब होता है कि किसी एक चीज पर वो विस्तार से लिखे हैं, उसी को निबंध कहा जाता है। जैसे आप जो है लोकतंत्र पर बहुत लगभग 1000 शब्दों में आप किसी चीज को लिखे तो वो निबंध हुआ, या जनसंख्या पर, महात्मा गांधी पर, या किसी एक व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी घटना पर आप जब लिखते हैं तो वो निबंध होता है। जब किसी एक पर हो तो निबंध, 3, 4, 5 व्यक्ति या वस्तु पर हो तो वो कहानी है, ठीक है। तो निबंध कहानी का अंतर यही होता है, ठीक है। तो बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, निबंधकार थे। इन्होंने 1000, ध्यान दीजिए, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा कितने निबंध लिखे गए, तो 1000, लगभग 1000 निबंध लिखे गए, इसलिए बाल कृष्ण भट्ट को निबंधकार कहा जाता है। और वो 1000 जो निबंध लिखे थे उसे क्या कहा गया है, भट्ट निबंधमाला। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि भट्ट निबंधमाला किसकी रचना है, भट्ट निबंधमाला किसकी रचना है, तो बाल कृष्ण भट्ट की है। बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं, लगभग 1000। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए निबंध क्या कहलाता है, तो भट्ट निबंधमाला कहलाता है। बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, तो निबंधकार थे। 4-5 क्वेश्चन बन रहा है, बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, तो निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट कितने निबंध लिखे हैं, लगभग 1000 लिखे हैं। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए
निबंध क्या कहलाता है? तो भट्ट निबंध माला। अपने टाइटल से लिखे हैं भट्ट निबंध माला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं? आखिर बाल कृष्ण भट्ट जो है इतने सारे निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, तो वो क्या क्या लिखे हैं उस सभी को आप लोग सुनेंगे ध्यान से। बाल कृष्ण भट्ट जो है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं? तो उपन्यास में लिखे हैं रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सभी उपन्यास है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा रसातल यात्रा किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। या पूछेगा आपसे निम्न में कौन उपन्यास है? निम्न में कौन उपन्यास है? इस सभी में से कोई एक रहेगा, 3 आपका कहानी रहेगा, नाटक रहेगा, तो आपको उपन्यास में टिक करना है। तो पहले आपको याद रखना है कि उपन्यास कौन कौन है और किसकी रचना है। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो कौन कौन से हैं? रहस्य कथा, रहस्य कथा, रहस्य कथा, रहस्य कथा किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की, बाल कृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट है गुप्त वैरी, गुप्त वैरी, गुप्त वैरी किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। रसातल यात्रा किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। उचित दक्षिणा किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। हमारी घड़ी किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। सद्भाव का भाव, सद्भाव का भाव किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। और ये सभी रचनाएं क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो आप सभी समझे कि बाल कृष्ण भट्ट एक निबंधकार है, उन्होंने 1000 लगभग निबंध लिखे हैं, इसलिए उनको निबंधकार कहा जाता है। और वो 1000 लिखे गए निबंध को भट्ट निबंध माला कहते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख जो उपन्यास है वो क्या क्या है? हमारी घड़ी, रसातल यात्रा, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान 100 अजान एक सुजान, हमारे सद्भाव का भाव, गुप्त वैरी, उचित दक्षिणा, ये सभी जो है बाल कृष्ण भट्ट की प्रमुख उपन्यास है। बाल कृष्ण भट्ट के उपन्यास के अलावा नाटक भी है। कौन कौन से नाटक है ध्यान दीजिए? पद्मावती, वेणी संहार, शिक्षादान, शिशुपाल का वध, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सभी क्या है? ये सभी जो है बाल कृष्ण भट्ट के नाटक हैं। ध्यान देंगे, बाल कृष्ण भट्ट ने कई ऐसे उपन्यास लिखे हैं जो आप लोग पढ़े हैं। कौन कौन से? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, है ना, उसके बाद जो है 100 अजान एक सुजान, ये सभी उनकी उपन्यास है। उसके अलावा जो है नाटक भी लिखे हैं। कौन कौन से नाटक है? तो पद्मावती, पूछेगा आपसे पद्मावती किसकी रचना है? तो बाल कृष्ण भट्ट की। पद्मावती किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। पद्मावती क्या है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, तो नाटक है। ठीक है। वेणी संहार, वेणी संहार किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। शिक्षादान, शिक्षादान किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। सीता वनवास, सीता वनवास, सीता वनवास किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। पतित पंचम, पतित पंचम, पतित पंचम किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। मेघनाथ वध, मेघनाथ वध किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। 2 दूरदेशी, 2 दूरदेशी, 2 दूरदेशी किसकी रचना है? बाल कृष्ण भट्ट की। एक रोगी और एक वैद्य,
एक रोगी और एक वैद्य, एक रोगी और एक वैद्य किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। और बाल विवाह भी किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। ये सभी रचनाएं जो है उनकी नाटक हैं जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझे कि बालकृष्ण भट्ट नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और 1000 लगभग निबंध लिखे हैं। ज्यादातर वो निबंध लिखे हैं, इसलिए उन्हें निबंधकार कहा जाता है। आगे समझेंगे बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हो गया? तो 20 जुलाई 1914 में, 20 जुलाई 1914 में। जन्म कब हुआ था? 1844 में। जन्म कब हुआ? 1844 में। मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 में। अब बताएंगे 1914 में कौन सी घटना है जो काफी सर्वप्रमुख है? तो आपको पता होगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुआ था, जो 1918 तक चला था। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ठीक ना, ध्यान होगा आप लोगों को। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब मैं सब्जेक्टिव पे ध्यान देता हूं। क्वेश्चन है, आप सभी जो है बातचीत पाठ पढ़ रहे हैं, आप सभी जो है बातचीत पाठ को पढ़ रहे हैं। मनुष्य की बातचीत ही सबसे बड़ी एक कला है। बातचीत मनुष्य की सबसे उत्तम कला है। बातचीत मनुष्य की सबसे उत्तम कार्यशैली है, जिसके द्वारा वो चाहे तो बड़े से बड़े, कठिन से कठिन कार्य को आसानी से आसान तरीके से वो कर सकता है, सिर्फ एक जरिए के द्वारा। वो जरिया है बातचीत। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से बताते हैं कि बातचीत एक ऐसे मनुष्य की कला है, बातचीत एक मनुष्य की एक ऐसी शैली है जिसके द्वारा वो अपने जीवन की, समाज की, राष्ट्र की, खुद की या दूसरे की समस्या को वो आसानी से आसान तरीके से वो समाधान कर सकता है। बातचीत में इतनी शक्ति होती है। तो पहले आपको जानना है कि बातचीत होता क्या है, बातचीत है क्या, बातचीत है क्या। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में कि बातचीत क्या है। तो बातचीत मनुष्य की सबसे उत्तम कला है। मनुष्य की सबसे उत्तम कला क्या है? तो बातचीत है। मनुष्य की सबसे उत्तम कला क्या है? तो बातचीत है। बातचीत क्या है? तो बातचीत मनुष्य की सबसे उत्तम कला है, जिसके द्वारा मनुष्य के गुण दोष प्रकट होते हैं। बातचीत के द्वारा ही पता चलता है कौन इंसान कैसा है, कौन इंसान कैसा है। ये सभी जानकारी हमें बातचीत के द्वारा ही पता चल पाता है। तो बातचीत जो है मनुष्य की सबसे उत्तम कला है, मनुष्य की सबसे उत्तम कला है, जिसके द्वारा जो है उसके गुण दोष प्रकट होते हैं। उसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी अच्छाई है, उसमें कौन कौन से दोष हैं, कौन कौन सी बुराइयां हैं, ये सभी बातचीत के द्वारा ही पता चलता है। आगे, तथा मनुष्य का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब है कि उसकी परख होती है, उसकी परख होती है, उसकी पहचान होती है। किसके द्वारा? बातचीत के द्वारा ही। आप किसी को यदि आप गाली दे दिए, जब किसी को आप बेवजह गाली दिए या किसी भी कारण से दिए, तो आप वहां पे बैठे खड़े व्यक्ति के सामने आपकी जो इमेज है, आपकी जो बिहेवियर है, वो गाली के जैसा ही हो गया। परिस्थितियां कोई भी हो, आप अपनी जुबान से यदि गलत शब्द का प्रयोग कर दिए, तो आपका जो इमेज है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो गुण है, वो अब उसी जैसा लोग समझेंगे। या आप किसी जगह पर आप कोई अच्छा बात बोल दिए, बहुत अच्छा बात बोल दिए, किसी को एडवाइस दिए, किसी को सलाह दिए, किसी को अच्छी बात बोल दिए, किसी समस्या का समाधान कर दिया आप, तो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो इमेज है, लोगों के बीच में ऐसा ही बना रहेगा। क्योंकि बातचीत से ही व्यक्ति की परख होती है, बातचीत से ही व्यक्ति की साक्षात्कार होती है, बातचीत से ही व्यक्ति के गुण दोष प्रकट होते हैं। ठीक ना? और एक दूसरे के भावनाओं को समझता है। बातचीत यदि नहीं हो तो हम क्या हैं आपको बता नहीं पाएंगे, और आप क्या हैं मुझे नहीं बता पाएंगे। आपके साथ जीवन में क्या समस्या चल रहा है ये आप मुझे नहीं बता पाएंगे। तो अब जो है हम आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? देखिए, बातचीत के जरिए ही जो है, जब आप किसी को आप अच्छी बात बोलते हैं तो वो उसके मन में यदि कोई खराब दुख की बातें यदि मन में बैठी हुई है तो भाप बन करके निकल जाती है। या कोई व्यक्ति उदास है, मायूस है, किसी दुख से, वो पीड़ा से वो जीवन उसका उबा हुआ है, और आप उसको जा करके कुछ अच्छी बातें, खुशी की बातें, हंसी की बातें जब उसको बता देते हैं तो मन में बैठी पीड़ा, मन में बैठी दुख, समस्याएं वो भाप बन करके उड़ जाती हैं। बातचीत में इतनी शक्ति है कि आप किसी मन की पीड़ा को आप दूर कर सकते हैं। बातचीत में इतनी शक्ति है कि आप किसी मन के जीवन की उदासी को, मायूसी को आप खुशी में बदल सकते हैं। बातचीत में इतनी शक्ति है कि जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं को आप आसान से आसान तरीकों से आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। बातचीत में इतनी शक्ति होती है। इसलिए कहते हैं कवि कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मन में बैठा मवाद और धुआं निकल जाता है। मन में जो किसी के प्रति जो पीड़ा है, मन में जो बैठा हुआ जो मवाद है, मवाद मतलब कि दुख, पीड़ा, समस्याएं जो बैठा हुआ है मन में, दिल में, हृदय में, वो भाप बन करके अलग हो जाता है, निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है आत्मवार्तालाप। आत्म का मतलब खुद, आत्म का मतलब स्वयं। आज के समय में जो सोशल मीडिया जो आज के लोगों को इस तरह से गुलाम बना रहा है कि व्यक्ति खुद से बात नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति खुद को समय नहीं दे पा रहा है, व्यक्ति खुद को नहीं समझ पा रहा है, व्यक्ति खुद को नहीं पहचान पा रहा है, व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच पा रहा है, व्यक्ति अपने जीवन की महत्व को नहीं समझ पा रहा है, व्यक्ति अपने लक्ष्य को, अपने गोल की टारगेट पे काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि व्यक्ति खुद से बात नहीं कर रहा है। और सबसे उत्तम कोई काम है मनुष्यों का, तो सबसे उत्तम जो बातचीत की जो कला है वो क्या है? आत्मवार्तालाप है। आत्मवार्तालाप का मतलब है खुद से बात करना। खुद से बात करना ही सबसे उत्तम वार्तालाप है, सबसे श्रेष्ठ वार्तालाप है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम कला क्या है? मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम वार्तालाप क्या है? तो आत्मवार्तालाप ही सबसे उत्तम वार्तालाप है। आत्मवार्तालाप ही बातचीत का सबसे अच्छा तरीका है। आत्मवार्तालाप का मतलब खुद से बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी आलोचना का जनक किसने कहा है? हिंदी आलोचना का जनक किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी आलोचना का जनक है। हिंदी भाषा की आलोचना का जनक है कौन? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी आलोचना के जनक कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। ये किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन्हें हिंदी का एडिशन कहा है? हिंदी का एडिशन, हिंदी का एडिशन, हिंदी का एडिशन किसने कहा है? तो हिंदी का एडिशन किसे कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट को। पूछेगा आपसे कि किसे हिंदी का एडिशन कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? किसने कहा है? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। एक हिंदी साहित्य में रामचंद्र शुक्ल का एक अलग स्थान है, एक अलग महत्व है, उनकी एक अलग अपनी गरिमा है, जो एक हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में एक अलग इतिहास रच कर गए हैं। उस महान व्यक्ति ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा? हिंदी का एडिशन कहा, हिंदी का एडिशन कहा। ठीक है, बातचीत पाठ की साहित्य विद्या क्या है? बातचीत क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा बातचीत पाठ क्या है? ऑप्शन रहेगा कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध। क्या टिक करेंगे? निबंध है। बातचीत पाठ क्या है? एक प्रकार का निबंध है। उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है, कहानी नहीं है, बातचीत क्या है? एक निबंध है। सवाल क्यों है निबंध?
बातचीत पाठ एक निबंध ही क्यों है? क्यों निबंध का मतलब है किसी एक चीज पर चर्चा हो, किसी एक चीज पर लिखा हो, किसी एक चीज पर रचना हो, किसी एक चीज पर वर्णन हो, तो वो निबंध कहलाता है। ठीक है, तो बातचीत किसी एक पर लिखा हुआ है, किसी एक पर रचित है, इसलिए बातचीत क्या है? एक प्रकार का निबंध है। तो आप सभी समझे कि बातचीत से क्या भाव बनकर निकल जाता है? तो मन में बैठा मवाद और धुआं। मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आत्मवार्तालाप, खुद से बात करना ही सबसे उत्तम वार्तालाप है। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी आलोचना का जनक किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। रामविलास शर्मा ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी भाषा का हिंदी की आलोचना का जनक कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन किसे कहा है? बाल कृष्ण भट्ट को। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बातचीत पाठ की साहित्य विद्या क्या है? उपन्यास नहीं है, नाटक नहीं है, कहानी नहीं है, निबंध है। बातचीत पाठ क्या है? एक प्रकार का निबंध है, क्योंकि किसी एक पर लिखित हो, किसी एक पर रचना हो, किसी एक पर चर्चा हो, तो हमेशा निबंध होता है। ठीक है, समझेंगे? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है? आप सभी जो है इस पाठ को पढ़े हैं कि इस पाठ में बाल कृष्ण भट्ट जो है दो ऐसे महान व्यक्ति के विचारों का वर्णन किया है। बाल कृष्ण भट्ट ने अपने बातचीत पाठ में दो महान व्यक्तियों के विचारों का वर्णन किया है, एडिसन और बेन जॉनसन। एडिसन और बेन जॉनसन। एडिसन क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए। एडिसन कहते हैं बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन क्या कहते हैं। तो पहले आप समझेंगे बेन जॉनसन के बारे में कि बेन जॉनसन बातचीत के संबंध में क्या कहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और तथा वो उचित जान पड़ता है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, बोलने से ही मनुष्य उचित जान पड़ता है। ये बात किसने कहा? एडिसन ने कहा है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। कौन मनुष्य कैसा है, कौन मनुष्य किस प्रकार का है, उसका लक्षण कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके मन, उसका हृदय, उसका विचार, उसकी सोच, उसकी भावनाएं कैसी है, ये सभी प्रकार की बातें हमें किसी व्यक्ति के बातचीत के द्वारा ही पता चल पाता है। वो उचित है कि अनुचित है, वो गलत है कि सही है, उसमें कौन सी अच्छाई है, उसमें कौन सी बुराई है, ये सभी प्रकार की बातें हमें किसी व्यक्ति के बातचीत के द्वारा ही जान पड़ता है। इसीलिए एडिसन कहते हैं, बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत के द्वारा ही मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है और वो उचित जान पड़ता है। ये बात किसने कहा? बेन जॉनसन कहते हैं। ठीक ना? ये हम लोग के लाइफ में भी इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे देखा करते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा है, ये बातचीत से हम लोग परखते हैं, जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडिसन। एडिसन क्या कहते हैं? एडिसन कहते हैं बातचीत के संबंध में एडिसन ने कहना है कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। दो व्यक्ति अपने दिल का बात एक दूसरे के बीच रखते हैं, लेकिन 6 कानों के अर्थात 3 व्यक्ति के बीच हुई बातें कोसों दूर फैल जाती है। ध्यान दीजिएगा। उचित बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकती है? 2 व्यक्ति की। क्वेश्चन पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि उचित सही बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकती है? 2। उचित और सही बातचीत कितने व्यक्ति के बीच हो सकती है? तो 2। ऑप्शन में 2 रहेगा, 2 में टिक करेंगे। या पूछेगा कितने व्यक्ति के बीच हुई बातें कोसों दूर फैल जाती है? तो ऑप्शन में 3। कितने व्यक्ति के बीच हुई बातें कोसों दूर फैल जाती है? 3। कितने व्यक्ति के बीच हुई बातें सही मानी जाती है? 2। ये बात किसने कहा? एडिसन कहते हैं। एडिसन ने कहना है कि 2 व्यक्तियों के बीच 2 व्यक्ति ही अपने मन और दिल की बातें करते हैं। 2 व्यक्ति के बीच हुई बातें सही मानी जाती है। और 6 कानों मतलब 3 व्यक्ति,
3 दूना 6, एक व्यक्ति के पास 2 कान, 3 व्यक्ति के पास 6 कान। 6 कानों के बीच हुई बातें कोसों दूर फैल जाती है ना। इसलिए हमेशा व्यक्ति को अपने मन और दिल की बातें किसी एक ऐसे व्यक्ति से कहना है जो आपके खास हैं, आपके अपने हैं, और ऐसे अपने हैं जो और किसी के अपने ना हो। क्योंकि आज के समय में ऐसा समय आ चुका है कि आप किसी को अपना समझकर अपना बात कह देते हैं, आप किसी को अपने मन की बात अपना समझकर कह देते हैं, लेकिन जमाना ऐसा है कि आपके जो अपने हैं उस अपने के भी कोई दूसरे अपने हैं, और वह आपके मन की बातें फिर वो अपने को बोल देते हैं। इस प्रकार से बातें मीडिया की तरह फैल जाती है। इसलिए आप हर व्यक्ति को अपना समझकर हर बातें ना बताया करें, क्योंकि अपने के भी अपने होते हैं, ठीक ना, अपने के भी अपने होते हैं। इसलिए हर एक बातें ऐसे अपने व्यक्ति को बताना है जो सिर्फ आपके अपने हैं और किसी के अपने ना हो, ठीक ना, क्योंकि अपने के भी अपने होते हैं। तो बेन जोन्सन क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है और वो उचित जान पड़ता है। एडिसन क्या कहते हैं कि 2 व्यक्ति के बीच हुई बातें सही मानी जाती है, 2 व्यक्ति के बीच हुई बातें सही मानी जाती है, वो दोनों एक दूसरे की दिल की बातें रखते हैं, लेकिन 6 कानों अर्थात 3 व्यक्ति के बीच हुई बातें कोसों दूर फैल जाती है। ये बात किसने कहा? एडिसन। एडिसन कहते हैं 2 व्यक्ति के बीच बातचीत कीजिए, वही सही है, 3 व्यक्ति के बीच बातें कोसों दूर फैल जाएगी। और बेन जोन्सन क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। तो बेन जोन्सन की विचार क्या है बातचीत के संबंध में, एडिसन का क्या विचार है, आप दोनों बात आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट का मतलब होता है कला, कन्वर्सेशन मतलब होता है बातचीत करने की तरीका, ठीक है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत करने की एक उत्तम कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मतलब हुआ बातचीत करने की एक उत्तम कला। बातचीत करने की उत्तम कला को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां बन रहा है, बातचीत करने की उत्तम कला को क्या कहते हैं? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत करने की एक उत्तम कला है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित थी? तो यूरोप के लोगों में प्रचलित थी। कहाँ के लोगों में प्रचलित थी? यूरोप के लोगों में प्रचलित थी। लेकिन ये बात हम लोग को बहुत गहराई से समझनी चाहिए, क्या ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सिर्फ यूरोप के लोगों में प्रचलित थी? क्या भारत के लोगों में नहीं थी? लेकिन हम लोग की किताब में वो लिख दिया गया है, यही पढ़ना है, ठीक ना। बातचीत करने की उत्तम कला जो है भारत के लोगों में जो है वो किसी लोगों में नहीं है, लेकिन किताबों में क्या लिखा है? यूरोप के लोगों में ही बातचीत करने की उत्तम कला है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। 2 बात यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत करने की उत्तम कला है। बातचीत करने की उत्तम कला क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित थी? तो यूरोप के लोगों में प्रचलित थी, ठीक है। चलिए अब जो है आप लोग समझेंगे मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? उत्तम तरीका क्या है बातचीत का? तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्मवार्तालाप। हम सभी जो है 24 घंटा में सैकड़ों ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, हर व्यक्ति को हम समय देते हैं, हर व्यक्ति से बात करते हैं, हर व्यक्ति की बातों को सुनते हैं। क्या हम आप कभी भी अपने आप से बात कर पाते हैं? अपने आप को समय दे पाते हैं? लेकिन कभी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे उत्तम कोई तरीका है बातचीत करने का, तो आत्मवार्तालाप है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? आत्मवार्तालाप है। अपने से बात करना ही, खुद से बात करना ही, खुद को समय देना ही सबसे उत्तम कार्य है। सबसे बातचीत करने की सबसे उत्तम कला है, उत्तम तरीका है। कौन सी? आत्मवार्तालाप, खुद से बातें करना, जिससे व्यक्ति में आत्मशक्ति विकसित होती है। जब आप वह आत्मवार्तालाप करते हैं
जब आप आत्म वार्तालाप करते हैं तो आप में आत्मशक्ति विकसित होती है, आप में आत्मविश्वास बढ़ता है और क्या होती है तथा उसके वाणी एवं क्रोध पर नियंत्रण होता है। वाणी पे और क्रोध पे दोनों पे नियंत्रण होता है। कब? जब आप आत्म वार्तालाप करते हैं, जब आप खुद से बात करते हैं तो आप खुद को समझ पाते हैं, आप खुद को जान पाते हैं, आप खुद की कमी को समझ पाते हैं, आप खुद को परख पाते हैं, खुद की में जो कमी है उसमें सुधार कर पाते हैं, जिससे आपके बोली पे, आपकी वाणी पे, आपके क्रोध पे, आपके मन पे, आपके हृदय पे, आपके दिल पे आपका नियंत्रण होता है। आप खुद पे काबू कर पाते हैं, आप कोई बात सोच समझ के बोल पाते हैं जब आप खुद पे समय दे पाते हैं। तो इसलिए कभी कहते हैं कि सबसे उत्तम तरीका क्या है बातचीत का? आत्म वार्तालाप है, क्योंकि आत्म वार्तालाप से ही आत्मशक्ति विकसित होती है। आत्म वार्तालाप से ही व्यक्ति की वाणी पे और मन पे और अपने क्रोध पे नियंत्रण हो पाता है। व्यक्ति की सही पहचान बातचीत के द्वारा ही होती है, ठीक ना? तो ये क्या है? मनुष्य की बातचीत की सबसे बातचीत पाठ का सारांश बताइए। ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बातचीत पाठ का सारांश लिखें। तो पहले तो आप इस पाठ को सारांश का मतलब समझ लीजिए कि सारांश का मतलब होता है पूरे पाठ को संक्षेप में लिखना। पूरे पाठ को संक्षेप में लिखना ही क्या है? उस पाठ का सारांश है, ठीक है। क्वेश्चन है बातचीत पाठ का सारांश लिखें। तो आप किसी भी पाठ का आपसे सारांश पूछे तो आपको क्या करना है कि पहले लिखना है कि प्रस्तुत पाठ निम्न कवियों के द्वारा रचित है, ठीक ना? ये लाइन सब में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे बातचीत पाठ है तो आपको लिखना है कि बातचीत पाठ, बातचीत पाठ। यहाँ पर निबंध है तो आप निबंध लिख लीजिए क्योंकि बातचीत एक निबंध है। बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक या कवि मनुष्य की वाक शक्ति एवं बातचीत की शैली का वर्णन किए हैं। आप सभी जो है बातचीत के बारे में इतना सारी बात समझे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इस पाठ में किस बात पे जोर दिया गया है, किस बात के बारे में समझाया गया है, किस बात पे ज्यादा विशेष महत्व दिया गया है। उसी बातों को, उसी महत्व को, उसी बातों को आपको अपने सारांश में जोड़ देना है ताकि पूरे पाठ का विस्तार में आप पूर्ण कर पाएंगे। तो बातचीत पाठ जो है, निबंध है, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक मनुष्य की वाक शक्ति एवं बातचीत की शैली का वर्णन किए हैं। मानव में सभी शक्तियों में वाक शक्ति सबसे उत्तम शक्ति है। मानव में जितनी शक्तियां हैं, श्रवण शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, खाने की शक्ति है, क्रिया शक्ति है ना? लेकिन सभी शक्तियों में सबसे उत्तम शक्ति वाक शक्ति को माना गया है। वाक का मतलब बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति। यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो यह सृष्टि गूंगी होती। यह सृष्टि ही गूंगी होती यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, तो ऐसा कवि कहते हैं। बातचीत के द्वारा ही व्यक्ति एक दूसरे के विचार को समझ पाते हैं। बातचीत के द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे के विचार को समझ पाते हैं तथा वह सही जान पड़ता है। एडिसन कहते हैं कि उचित बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होनी चाहिए तथा बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत के द्वारा ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है तथा वह उचित जान पड़ता है। बात समझ रहे हैं? मतलब कि पूरे पाठ की चर्चा को जितने उसमें पाठ में चर्चा किया गया है, बेन जॉनसन की बातें, एडिसन की बातें, बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं, पहले उस बात को लिखना है। तो बालकृष्ण भट्ट कह रहे हैं कि मनुष्य की बातचीत जो है, मनुष्य की जो वाक शक्ति है, इस सभी शक्तियों में सबसे उत्तम शक्ति है। बातचीत करने की जो कला है ये सबसे उत्तम कला है मनुष्यों में, जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य में ये वाक शक्ति नहीं होती ये सृष्टि पूरा गूंगी होती, क्योंकि बातचीत के द्वारा ही मनुष्य एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, एक दूसरे के पास रख पाते हैं।
और वो व्यक्ति की समझ होती है, पहचान होती है और वो सही जान पड़ता है। फिर आपको लिखना है एडिशन क्या कहते हैं। तो एडिशन कहते हैं कि बातचीत हमेशा सही बातचीत दो व्यक्तियों के बीच होती है। फिर आपको लिखना है बेन जॉनसन के बारे में कि बेन जॉनसन क्या कहते हैं। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है और वो उचित जान पड़ता है। फिर आपको जो है पैराग्राफ कम से कम जब सारांश लिखे तो 2 बार पैराग्राफ चेंज करना चाहिए, ठीक है। मनुष्य की बातचीत की सबसे उत्तम तरीका जो है क्या है, तो उत्तम कला जो है आत्मवार्तालाप ही होता है। मनुष्य की बातचीत की सबसे उत्तम कला क्या है, तो आत्मवार्तालाप ही होता है, जिससे उसमें आत्मशक्ति विकसित होती है तथा आत्म चेतना बढ़ता है। हर उम्र, व्यवसाय, क्षेत्र के व्यक्ति के बातचीत करने का अलग अलग ढंग होता है। आप सभी जो है पाठ में पढ़े हैं कि जो दो वृद्ध व्यक्ति जब आपस में बैठते हैं, 2 बूढ़ी आपस में बैठती हैं तो वो अपने बहू बेटी की बात करती है। 2 युवा जब आपस में जब बैठकर बात करता है तो अपने अपने जो है गुरु, अपने सर, अपने जो उनके जो सीनियर है उनके बारे में बात करता है। जब 2 खिलाड़ी आपस में बात करता है तो अपने क्रिकेट, अपनी वो गुण की अपनी बखान करता है। जब 2 किसान आपस में बैठ के बात करता है तो अपने खेती, अपने बीज, अपने फसल की बात करता है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि हर उम्र, व्यवसाय, क्षेत्र के व्यक्ति के बातचीत करने का अलग अलग ढंग होता है, परंतु प्रत्येक मनुष्य में बातचीत की शैली मधुर होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्यों में जो बातचीत करने की जो शैली है वो मधुर होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मधुर मतलब मीठा। ऐसी वाणी बोलिए कि सबके मन को मोहिए। ऐसी वाणी बोलिए कि सबके मन को मोहिए, क्योंकि बातचीत एक ऐसी शैली है, बातचीत एक ऐसी क्रिया है, बातचीत एक ऐसी कला है जिसके द्वारा आप किसी भी मन को मोह सकते हैं। किसी को, व्यक्ति को आप अपने भीतर आप उसको आकर्षित कर सकते हैं, किसी को आप खुश कर सकते हैं, किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, किसी की जीवन की उदासी, मायूसी को आप खुशी में बदल सकते हैं। बातचीत में इतनी शक्ति है। इसलिए कभी कहते हैं कि बातचीत हमेशा कैसी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबके मन को मोहिए। ठीक ना, चलिए देखिए, आज के समय में जो है मनुष्य को बातचीत करने का क्या महत्व है। देखिए, व्यक्ति जो है जल्दीबाजी में, किसी के आवेश में, क्रोध में आकर किसी को कभी भी कुछ बोल देता है, पर वो ये समझ नहीं पाता है कि मेरे द्वारा इस क्रोध में, आवेश में बोले हुए बात का प्रभाव कितना पड़ेगा। ये हमेशा व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि वाणी का 2 रूप होता है। वाणी का 2 रूप होता है। यदि इसी वाणी को जब आप प्रेम से, मधुरता से, शालीनता से, सरलता से, सहजता से बोलते हैं तो वही वाणी जो है वीणा बन जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब आप अपनी वाणी को सरलता से, सहजता से, प्रेम से, मधुरता से जब आप किसी के पास बोलते हैं, अपनी मन की बातों को रखते हैं, तो वही वाणी क्या बन जाती है, वीणा बन जाती है। वीणा की तरह वो मधुर संगीत उत्पन्न करती है, लोगों के जीवन में मधुरता लाती है। लेकिन आप जब अपनी मन की बातों को क्रोध में, आवेश में किसी के पास रखते हैं तो वही वाणी क्या बन जाती है, वही वाणी जो है बाण बन जाती है, जो युद्ध करा देती है। वही वाणी बाण बनकर किसी के जीवन में जो है तहस नहस कर देती है। वही वाणी किसी अच्छे रिश्ते को तोड़ देती है। वही वाणी जो है किसी जीवन के जो मार्ग है उसको मोड़ देती है और जीवन में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करती है। इसलिए कहते हैं वाणी के 2 रूप हैं, एक वीणा है और एक वाण है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने वाणी को वीणा की तरह बोलते हैं कि बाण की तरह बोलते हैं। वीणा की तरह बोलते हैं तो मधुरता उत्पन्न होगा, शालीनता उत्पन्न होगा, प्रेम बनेगा, खराब रिश्ते भी अच्छे बनेंगे, बिगड़े काम भी आसान से हो जाएंगे। लेकिन जब आप वाणी को बाण की तरह रखते हैं तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा, रिश्ते में दरारें आ जाएगी और आसान से आसान
तरीके से होने वाला काम भी आपके जीवन में एक बाधाएं उत्पन्न कर देगी। इसलिए वाणी को हमेशा वीणा की तरह बोलना चाहिए। ठीक है, तो आज क्लास आप सभी जो है बातचीत के बारे में बहुत विस्तार से पढ़े कि बातचीत पाठ जो है बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। बातचीत पाठ जो है एक प्रकार का निबंध है, क्योंकि बाल कृष्ण भट्ट जो है लगभग 1000 निबंध को लिखे थे, जिसे भट्ट निबंध माला कहा गया है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो है 1844